इन सुर्खियों को देखिए। इन्हें पढ़ने से लगता है कि पर्यावरणीय क्षति करने वाली और नियमों की अवहेलना करने वाली कंपनियों ने अब तक सैकड़ों करोड़ का जुर्माना भर दिया है। और क्यों न लगे, ये सारे ऑर्डर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के हैं, पर्यावरण के मामले में सुनवाई करने वाली अदालत। लेकिन देश की नामी गिरामी कंपनियां धड़ल्ले से एनजीटी को ठेंगा दिखा रही हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में जानी मानी मैगजीन डाउन टू अर्थ में छपी खबर बताती है कि जिम्मेदार एजेंसियां इस पर सालों तक कुछ नहीं करती और जुर्माना देने वाली कंपनियां यानी जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है वो इसका फायदा उठा रही हैं। यही कारण है कि देश की सर्वोच्च प्रदूषण नियंत्रण संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, कोका कोला समूह, पेप्सिको समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अदानी समूह जैसी बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों से पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने और पर्यावरणीय क्षति के बाद भी बीते 30 वर्षों में 1 रुपया भी वसूल नहीं कर पाई है। पर्यावरणीय जुर्माना सिर्फ कारण बताओ नोटिस और कागजी लेन देन तक ही सीमित है। ये बात हम डाउन टू अर्थ मैगजीन की ही रिपोर्ट से कोट करके आपको बता रहे हैं, जिसे लिखने वाले पत्रकार विवेक मिश्रा अभी हमारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमने आपकी रिपोर्ट देखी और ये बात बहुत समय से हमें दिखाई देती रही है कि कभी कोई डैम टूट जाता है, ऐश डैम टूट जाता है तो उसके कारण किसानों का नुकसान होता है। कभी कोई हाइड्रो पावर डैम जो है उसके लिए जो मक होता है वो लोगों के घरों में भर जाता है तो उसकी वजह से लोगों की क्षति होती है। और कभी कोई नदी किनारे कार्यक्रम करने लगता है तो उससे जो नदी रिवर बेड की क्षति होती है। और उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो नदियों में भूजल को और हर जगह प्रदूषण करती हैं। तो इन पर जुर्माने की इतनी खबरें पढ़ते हैं कि लोगों को, आपने अपनी स्टोरी में सही लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कुछ हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? आपने जो आरटीआईज लगाई उनसे क्या पता चल रहा है? तो हमारे देश में जैसे दुनिया के तमाम देशों में पर्यावरण की क्षति करने वाले लोगों को कुछ जुर्माना देना होता है, उन पे जुर्माना लगाया जाता है ताकि वो पर्यावरण को प्रदूषित करने से रुक जाएँ। दूसरा होता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए होता है, जिस जगह पर प्रदूषण किया गया है, उसे हम फिर से वापस रिजेनरेट कर पाएँ। तो ये 2 प्रिंसिपल काम करते हैं जुर्माने के लिए। और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो है, जो हमारा सिद्धांत है, जिसके तहत अदालतें ये तय करती हैं कि किसी पे हम इमीडिएट कितना जुर्माना लगाएँ और लॉन्ग टर्म में कितना जुर्माना लगाएँ। तो ये जो पिछले 90 के जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हमारे देश में अपने चरम पे शुरू हुआ और अब जाके चरम पर जब बढ़ रहा है चरम की ओर, तो हम देख रहे हैं कि बीते 30 सालों में हमने बहुत सारी खबरें इस तरह से पढ़ी हैं कि अदालत अपने फैसले सुनाती है और कहती है देश की सर्वोच्च संस्थाओं से, जिसमें सीपीसीबी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, इन सबको कहती है कि आप कम से कम जाकर इमीडिएट रिलीफ का जुर्माना लीजिए और लॉन्ग टर्म जुर्माना लीजिए। लेकिन हमें आगे की कोई जानकारी कभी मिल नहीं पाती। तो ये सब कहानी अभी शुरू हुई तो कोई 2-4 साल पहले से, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया कि कम से कम हमारे यहाँ पर्यावरण जुर्माना तय करने के लिए कोई अ, एक एक फ़ॉर्मूला होना चाहिए और वो फ़ॉर्मूला जब तक नहीं होगा तब तक हम किसी पे सही से पर्यावरण जुर्माना लगा नहीं पाएँ। तो ये बात 22 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण अ, संरक्षण समिति बनाम भारत सरकार के मामले में एक आदेश दिया और कहा कि सीपीसीबी जो है एक ऐसा फ़ॉर्मूला तैयार करे जिससे कम से कम इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो पॉल्यूशन फैला रही हैं उससे हम इमीडिएट और लॉन्ग टर्म का जुर्माना वसूल सकें। तो हमारे देश में अभी तक बीते 30 सालों में ऐसा कोई फ़ॉर्मूला बना नहीं था। तो कोर्ट जो है वो गेस वर्क पे काम करती थी। तो जैसे सीएससी की एक रिपोर्ट है 2018 की, आप उसे साझा भी कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में जब एनालिसिस किया गया तो ये बात वहाँ रखी गई कि ज़्यादातर कोर्ट जो है वो पर्यावरण के मामलों में जो जुर्माने तय करती हैं, वो कमेटी की सिफ़ारिशों पर और गेस वर्क पर होता है। तो हमारे पास कोई फ़ॉर्मूला नहीं था। तो जब 17 के बाद फिर ये मामला जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी पहुँचा, तो एनजीटी ने भी 6 दिसंबर 2018 को एक
कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने एक फैसले में कहा कि अ, पर्यावरण जुर्माना वसूलने का एक निश्चित फार्मूला होना चाहिए, ताकि हम कोर्ट जो है वो किसी मामले में इंडस्ट्री के पोल्यूशन को रोकने के लिए तात्कालिक निर्णय ले सके। मैं यहाँ पर तो आपको ये एक मिनट के लिए रोकूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप मोटी जानकारी आपने तो कंपनियों के नाम लिख के बताया है, मोटी जानकारी आपको आप दे सकते हैं, या आपको अनुभव है या पता नहीं है तो क्यों नहीं चल पा रहा है पता कि कितना जुर्माना कंपनियों का है जो बकाया है, जो उन पर लगाया गया, और वो कैसे रोके हुए हैं, उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं, क्या तरीका अपनाया है इसको रोक। जी, जी। अच्छा सवाल है आपका। पहली चीज़ कि मैकेनिज़्म हमारे पास कोई नहीं था 2016-17 से पहले ये तय करने का कि जुर्माना कितना लगाया जाए। तो इसलिए एजेंसियाँ बहुत मज़ा कर रही थी, वो इस चीज़ को, इस फ़ॉर्मूले को लाना ही नहीं चाहती थी, वो मानती ही नहीं थी कि पर्यावरण जुर्माना भी कोई गंभीर संगीन अपराध है। तो हमारे देश में 20-30 सालों से कोर्ट पेंडिंग केसेस जो है वो जाते रहे अदालतों में, और उन पे कोई जुर्माना नहीं लगा। मिसाल के तौर पर राजस्थान के उदयपुर जिले में पिछड़ी गांव में हिंदुस्तान एग्रो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई थी आज से कोई 30 साल पहले। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला 1989 में पहुंचा, और 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एमसी मेहता के जरिए उठाए गए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, 39 करोड़, जो कि आज तक वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए वसूला नहीं जा सका है। और रिसेंट, जब मैं अभी ग्राउंड पर वहां था, तो वहां की जो रिसेंट रिपोर्ट है वो बताती है कि 202 करोड़ रुपए का वो जुर्माना अब तक हो चुका है। मिलेगा कब पता नहीं। हिंदुस्तान एग्रो केमिकल्स लिमिटेड खुद को दिवालिया साबित कर चुकी है। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जो कंपनी के मालिक थे वो एक और होटल बना चुके हैं, लेकिन वो अभी दिवालिया हैं और उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। तो एक तो ये इस तरह की बात हो गई। दूसरी, कुछ ये तो छोटी उस तरह की कंपनियां हो गई जो जगह-जगह जाकर विनाश कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनको दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषक माना जाता है, जैसे कोका कोला, पेप्सिको। प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में दुनिया के जो 10 शीर्ष कंपनियां हैं, उनमें कोका कोला का नाम, पेप्सिको का नाम सबसे ऊपर है। अब आप देखें कि कोका कोला पे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2018 के तहत प्लास्टिक कचरा को प्रबंधित न करने के लिए एनजीटी के आदेश के तहत 50 करोड़ रुपए का लमसम जुर्माना लगाया गया। कब लगाया लेकिन गया? सीपी ये जुर्माना 2020 में इसका फाइनल आदेश जारी किया गया, और 7 या 15 दिनों के अंदर इसे वसूलने के लिए कहा गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2020 के आसपास का, उसके आधार पर अभी तक उसमें जुर्माना नहीं वसूला गया। ये अकेले कोका कोला कंपनी के साथ। ऐसे ही अगर पेप्सिको की बात करें तो करीब 8 करोड़ के आसपास पेप्सिको इंडिया समूह पर भी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का के तहत जुर्माना अभी बाकी है। इसी तरह से अगर हम एक और 2018 के केस की बात करें, जो अदानी पावर्स हैं, उनकी ज़्यादातर पावर और रिफाइनरीज जो हैं, उनके जो सर्वे सर्वा हैं, वो रिलायंस और अदानी। अगर आप उनके रिलायंस और अदानी की कंपनियों के जो सब्सिडरीज हैं, जो काम कर रही हैं, जैसे अदानी का उडुपी पावर लिमिटेड जो है, उस पे बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद 5 करोड़ रुपए इन वसूलने का इंटरिम ऑर्डर के तहत एनजीटी ने आदेश जारी किया था। हमने उसे रिपोर्ट में जिक्र किया है उसका, मैं यहाँ अभी तारीख नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट 5 करोड़ रुपए का। लेकिन सीपीसीपी के आरटीआई के जवाब में हमें बताया गया है कि 1 रुपए सिंगल पेनी अभी तक हमें इन कंपनियों से नहीं मिला है। इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक खेल है। आप इसको समझिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्लाई ऐश का मामला बहुत बार सुनने में आता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी का एक पोल्यूशन का मामला था। सीपीसीपी ने उस पर 1 करोड़ रुपए एनवायरमेंटल कंपनसेशन के लिए कारण शो कॉज नोटिस जारी किया। मीडिया में बहुत सुर्खियां छपी,
कि रिलायंस पर 1 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस है। लोगों को लगा कि देश में न्याय पर्यावरणीय जुर्माने को लेकर बहुत सक्रिय हो गया है। लेकिन एक चुपके से रिवोक्ड बहुत दिनों बाद एक एक नोटिफिकेशन आया सीपीसीबी का, जिसमें कहा गया कि उनकी जो रिफाइनरीज हैं वो ठीक से काम कर रही हैं और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का जो कारण बताओ नोटिस था वो निरस्त किया जाता है। तो सालों साल ये जो मामले चलते हैं, इनमें ऐसे ही निर्णय ले लिए जाते हैं। राइट। और उसके बाद अभी जो सिंगरौली जो कि देश के सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है, वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो जो थर्मल पावर स्टेशन काम करते हैं वहाँ पर अभी उस क्षेत्र में 79 करोड़ रुपए वसूलने के लिए ऑर्डर किया गया था। अब इसमें से रिलायंस का जो रिलायंस को भी इसमें से जुर्माना देना था, बट अभी राइट। तक ये भी सीपीसीबी के खाते में नहीं तो पहुंचा है। ये कंपनियां, मैं और पूछना चाहता हूँ, ये कंपनियां रास्ता क्या अख्तियार करती हैं, मतलब इससे बचने के लिए? जब एक बार एनजीटी का आदेश आ जाता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एनजीटी जी, 2010 में संसद के कानून द्वारा बनाई गई एक वैधानिक बॉडी है, और जी, उसके ऑर्डर को केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये बात ठीक है? तो ये कंपनियां करती क्या है बचने के लिए फिर? देखिए 3 चीजें हैं। एक एक अ, एक विचार की बात है ये, जिसमें कहा जाता है कि सीपीसीबी यानी जो अ, जो एजेंसी है जिसे जुर्माना सक्रियता के साथ वसूलना है, वो और जो कंपनी है यानी जो पोल्यूटर है, इन दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक पर्दे के पीछे। लेकिन इसे हम साबित अभी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से कर सकते हैं साबित कि हम जानते हैं कि इन जुर्मानों को अभी तक नहीं वसूला गया है, तो हम ये कयास लगा सकते हैं कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शायद काम करे। लेकिन दूसरी चीज़ कि इन कंपनियों के पास जो रास्ता होता है इस जुर्माने को खींचने का, वो होता है कि ये अपर कोर्ट में चली जाए। तो एनजीटी के जो आदेश होते हैं, ज़्यादातर आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है। जब कल ये खबर मैं लिख रहा था, तो अभी हाल ही में मून बेवरेज पे एनजीटी ने करीब 24 कोका कोला का जो बेवरेज बॉटलिंग प्लांट है साहिबाबाद में, गाजियाबाद में और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, उस पर 24.82 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये 25 फरवरी 2022 की बात है। जब हम कल जुर्माने की स्थिति पे खबर लिख रहे थे, ठीक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि मून बेवरेज पे लगाया गया जो जुर्माना था वो रोक दिया गया है। अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, बट मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि एनजी जिस बेवरेज कंपनी पर कोका कोला की जिस बेवरेज प्लांट कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था, उसे स्टे कर दिया गया है। तो ज्यादातर कंपनियों पर जो जुर्माने लगाए जाते हैं उसका हश्र स्टे पे जाके खत्म होता है। राइट। जब स्टे लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकसूर है। हम उस पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जिसमें पहले तो इमीडिएट रिलीफ चाहिए, सेकंड उस जगह को जिस जगह को क्षति पहुंची है, उसको ठीक करने के लिए दीर्घकाल में पैसा चाहिए। राइट। तो हमें दोनों नहीं मिल पा रहा है। तो ये कंपनियां एस्केप करती हैं इन दोनों चीजों से। वो न सिर्फ इमीडिएट रिलीफ को डिनाई करती हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म के जो रिस्टोरेशन के पैसे हैं उसको कम करने के पीछे अपने जुर्माने की राशि को बैंकों के ब्याज में तब्दील कराती हैं और फिर मतलब बचाने की कोशिश करती हैं, उसे कोर्ट में उलझाने की कोशिश करती हैं और ज्यादातर मामले आखिर में पेंडिंग पे। आखिर में जैसे हमारे पास वक्त कम है, तो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जो एजेंसियां हैं, अगर मैं नाम में कुछ छूट रहे हैं तो आप जोड़िए, तो एजेंसियों का जिनका लेने का काम है इस जुर्माने को, वो तो सीपीसीबी है या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इनके अलावा और कोई एजेंसी है जिनका काम है इनको वसूलना? वसूलना तो शायद इन्हीं दोनों के जिम्मे है। जी, देखिए नहीं ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सीपीसीबी अभी जो लास्ट असेसमेंट था सीएससी की एनजीटी में जो फाइन लगाए जाते हैं, वो किस तरह से वसूली उनकी हो रही है, कहाँ-कहाँ वो जा रहा है। तो सीएससी ने करीब 60 केसों का अध्ययन किया, जो एनजीटी ने डायरेक्ट इम्पोज़ किए थे फाइन। तो एनजीटी ने पाया कि करीब 40% मामले ऐसे हैं, 40% उन 60 केसों के अंदर ऐसे हैं जिनमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पैसा वसूलना था। 10% मामले ऐसे थे जिनमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ऑर्डर किया गया था और करीब 12% ऐसे ही मामले थे जिसको डायरेक्ट एनजीटी के खाते में जमा करना था, यानी एनवायरमेंट रिलीफ फंड
एनजीटी के खाते में एक एक सेपरेट बैंक अकाउंट है, एनवायरमेंट रिलीफ फंड, वहाँ पे सिर्फ 12% पैसा जो है वो ऐसे केसेस थे जिनमें उनसे कहा गया था कि आप भरिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सब मैकेनिज्म में शामिल होने वाले जो कंपनसेशन को वसूलने वाली एजेंसियां हैं, ये सब हैं। और ये सब जैसे मैंने आपको बिछड़ी का एग्जांपल दिया, वहाँ कलेक्टर को पैसा वसूलना था, लेकिन वो आज तक पैसा वसूल नहीं पाए हैं। तो इसलिए एक कलेक्टर, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब उस मैकेनिज्म में आते हैं जो डिफरेंट ऑर्डर के तहत पैसा वसूलते हैं। बट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि ये देश की सर्वोच्च संस्था है। ये अपने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कलेक्टर्स को राह दिखाती है कि कैसे पोल्यूशन को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं एक ये जो मुद्दा है, ये मुझे मुद्दा है, इस पे तो हम लंबी बात कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करना है मुझे, तो मैं इतना दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये केवल निजी कंपनियां ही नहीं है, सरकारी कंपनियां भी हैं जो जुर्माने से बच रही हैं और भाग रही हैं, राइट। और इनसे जो नुकसान हो रहा है वो गरीबों का हो रहा है। उनके खेतों में अगर एसडीएम का जो राख है वो चली जाती है, घर बर्बाद होता है, फसल बर्बाद होती है, या कहीं कोई दूसरा डैम टूटता है। हवा में जो पोल्यूशन कंपनियां छोड़ रही हैं उससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों का रहना मुश्किल हो रहा है, नदियों को खराब कर रहे हैं, जंगल को खराब कर रहे हैं, और उसके बाद बहानेबाजी कर रहे हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जो आपने बताया, आपकी रिपोर्ट में भी 2018 में श्री श्री का मामला है। संक्षेप में जो आर्ट ऑफ लिविंग का मामला है, उसमें क्या जो जुर्माना लगाया गया था वो वसूल हो पाया? जी, वो पहला केस मैंने अपने पिछले करियर में देखा है, जहां पर शर्त ये हो गई थी कि आपको पैसा जमा करेंगे फिर कार्यक्रम होगा। तो इस शर्त पर अगर वो जुर्माना भर देते तो वो गिल्टी हो जाते। तो इसलिए लेकिन कोर्ट वहां पर नहीं माना और आरटीजीएस किया गया था पैसा। उस समय 5 करोड़ रुपए का आर्ट ऑफ लिविंग ने पैसा भरा था। लेकिन उसमें एक बात है, बात यह है कि हमें सिर्फ गिल्टी साबित नहीं करना था। जिस एक्सपर्ट कमेटी ने उस एरिया में जहां आर्ट ऑफ लिविंग ने मुआयना किया था, वो करीब 50 करोड़ के आसपास का डैमेज का आकलन था। लेकिन वो 5 करोड़ में न सिर्फ उन्होंने कार्यक्रम किया बल्कि उसके बाद भी काफी तबाही वहां पर मची। दूसरी मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे बस साझा करना चाहूंगा संक्षेप में कि आप देखिए, हम पिछले कुछ सालों से दिल्ली के भीतर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को लेके एनवायरमेंटल फाइन्स वसूले जाते हैं। बाहर लोगों के घर पर बजड़ी है, बालू है, इसको लेके बहुत सारी कॉलोनियों के लोग अदालत के चक्कर काटते आपको मिल जाएंगे। उनसे पैसा वसूला गया है, यानी 583 करोड़ रुपए अभी तक एनजीटी के खाते में जमा हैं पिछले जब से एनजीटी बना है। लेकिन ये पैसे वो हैं जो छुट आए हैं, छोटे छोटे लोगों से आए हैं। लेकिन हम बड़ी-बड़ी कंपनियां जो पूरे-पूरे गांव, शहर और संसाधनों को तबाह कर दे रही हैं, उनसे हम 1 रुपए नहीं वसूल पाए। ये बहुत शर्मनाक है। राइट। और आपने एक जिक्र भी किया है कि सीपीसीबी पिछले 30 साल में केवल 583 करोड़ वसूल पाई है। ये आपने आंकड़ा दिया है। और उन्होंने आपकी आरटीआई में बड़ी चालाकी के साथ ये नहीं बताया है कि कितना पैसा बचा है, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, ये फर्स्ट अपील में मुझे जाना पड़ा और वहां पे मुझे ये कह के निरस्त किया गया कि हम सिर्फ वही जानकारी दे सकते हैं जो हमारे रिकॉर्ड में है। यानी इसका मतलब साफ है कि सीपीसीबी के पास कोई हिसाब किताब ही नहीं था कि उनको किन किन लोगों से कितना पर्यावरणीय जुर्माना वसूलना है, या उनके पास कोई लेकिन जिस तरह से वो अदालतों में जाके निरस्त करा रहे हैं और केवल 500 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है, और आप खुद ये मान रहे हैं, आपने बातचीत में मुझे बताया था कि 90% करीब जुर्माना है जो वसूला नहीं गया। अगर 5%, अगर 583 कि मैं केवल सीपीसीबी की बात कर रहा हूं, मैं सारे कंट्रोल बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, वो 583 को अगर मैं 10 मान लूं तो उसका 5 जो 90 जो फिर परसेंट बचा हुआ है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आराम से 5000 करोड़ से ऊपर हो सकता है या उससे भी बड़ी रकम हो सकती है। और अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बिछड़ी के मामले में दिया, अगर उसके साथ जोड़ेंगे तो ये पैसा शायद बहुत, मतलब हमारी गिनती में जल्दी समाएगा नहीं।
बस बहुत शुक्रिया। अभी हम आगे और भी बातें करेंगे किसी और कार्यक्रम जी, में, अभी हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं इतना याद दिला दूं दर्शकों को कि इरिवर्सिबल डैमेज जो होता है उसको पैसे से कभी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। इस रिपोर्ट को डाउन टू अर्थ की वेबसाइट पे जाके जरूर पढ़ें। विवेक जो हमारे साथी हैं, इनको विवेक मिश्रा को फॉलो करें और उनकी खबरों को देखें, और आपको ज्यादा जानकारियां इस बारे में मिलेंगी। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको इस तरह की खबरें मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए कि पर्यावरण आपके लिए क्यों जरूरी है। विवेक, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।